गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 8। ऑलरेडी हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, एडी करंट के बारे में जाना। आज हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली के एक नए मेंबर के बारे में जानेंगे। पर एक्चुअली ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा सा फैमिली है। आप कह लो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है और इसके एक एक मेंबर से, कैपेसिटर से मिले, हम रेजिस्टर से मिले, बैटरी से मिले। तो आज हम एक नए मेंबर से मिलेंगे और उसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर पर इनके बारे में जानने से पहले हम एक बार फ्लैशबैक करेंगे कैपेसिटर पे, क्योंकि इंडक्टर के काफी गुण कैपेसिटर से मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दोनों इस फैमिली के कजिन ब्रदर्स हैं, राइट? ओके, तो जरा सा एक सर्किट लेते हैं कैपेसिटर में, जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली। यहां पर हमने एक बैटरी लिया, ये रहा स्विच, और इससे ऊपर में हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टर, और पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ओके, राइट? ये कहानी है। अब हम इस रेजिस्टर को सिंपल बल्ब समझ लें, हम इसे बल्ब से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजों को लेके चलेंगे ना तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस रेजिस्टर की जगह मैं बल्ब लगा देता हूं, ऐसे, यूं, ऐसे। ये रहा बल्ब का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया बल्ब। ओके, अब जैसे ही हमने ये स्विच ऑन करा, क्या होगा? यहां से करंट चलना स्टार्ट किया। एक करंट गया क्या इस बल्ब को जलाने में, और इधर से करंट गया कहां? इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। कुछ देर के बाद ये चार्जिंग हो गई, इधर प्लस 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 प्लस, और इधर माइनस 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 आ गए, राइट? कहानी यहां तक क्लियर? अब बताइए मुझे कि अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं, सडन ये स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, राइट? तो जरा सोच के बताइए कि क्या ये बल्ब एकदम से ऑफ हो जाएगा, या इसकी ग्लो धीरे 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 करके जीरो होगी? जरा सोचिए 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 सोचिए। तो अब देखते हैं। ओके, सोच लिया? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? नहीं, एक बैग से ये स्विच ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, अगर जो ये कैपेसिटर नहीं होता तो आपने यहां जैसे ही ऑफ किया, सप्लाई मिलना बंद, काम खत्म, ये बल्ब ऑफ। जैसे घर में हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते हैं, साथ के साथ ऑन, साथ के साथ ऑफ। यहां क्या कहानी होगी? जैसे ही आपने, ठीक है, इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, पर ये डिस्कनेक्ट हो गया, चलो इसको हटा दिया। ये डिस्कनेक्ट हो गया मतलब क्या? एक तरह से इसका कोई रोल नहीं है, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। ओके, ये कहानी होगी। अब कहेगा, अब कैपेसिटर इससे कहेगा, इस बल्ब से, कि भाई टेंशन नहीं लेने का, बैटरी वाले ताऊ जी चले गए तो क्या हुआ, तेरा भाई अभी है यहां पे। तो अगर उस बैटरी का ईएमएफ ई था, तो यहां पर भी ये चार्जिंग फुल चार्ज हो गया। जब ये यहां पर भी ये चार्ज हो करके अपने अक्रॉस वोल्टेज कितना ले लिया, ई। तो बैटरी हट गया तो ये वोल्टेज सप्लाई कर देगा, अचानक इसे बंद होने नहीं देगा, ये वोल्टेज सप्लाई कर देगा उसे, और तब तक वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा जब तक इसका सारा चार्ज खत्म ना हो जाए। अब ये इधर से इसको सप्लाई कर देगा तब तक जब तक इसका सारा चार्ज खत्म ना हो जाए। यानी इस कैपेसिटर ने क्या किया? इस कैपेसिटर ने वोल्टेज मेंटेन करने का काम किया। जब ऑल ऑफ अ सडन स्विच ऑफ हुआ था, तब भी ये सिस्टम को, यानी इस बल्ब को वोल्टेज दिया इसने, और धीरे 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 करके जब तक इसका चार्ज पूरा ऑफ नहीं हो गया, जब तक इसका पूरा चार्ज खत्म नहीं हो गया, तब तक ये धीरे 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 करके ये इसका ग्लो कम हुआ, ये बल्ब ऑफ हुआ एक तरह से। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ओके, तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर इसका जो कजिन ब्रदर है इंडक्टर, वो करेगा।
देखते हैं कैसे मिटाऊं। क्लियर कहानी? चलिए, अब ऐसा ही एक सर्किट हम इंडक्टर के साथ बनाते हैं। इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे 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 कॉइल से करते हैं, राइट। अब इस बल्ब को, ये रहा मेरा बल्ब, बल्ब को रिप्रेजेंट हम ऐसे कर देते हैं सर्किट में, ये रहा मेरा बल्ब। अब इस बल्ब को मैं बैटरी के साथ जोड़ने से पहले साथ के साथ मैंने एक इंडक्टर भी यहां पे लगा दिया। क्लियर? अब यहां पर एक बैटरी बना लिया जाए और ये उसका करस्पॉन्डिंग हमने स्विच बना दिया। चलो, सर्किट पूरा। बल्ब को मैंने अकेले नहीं जोड़ा है, बल्ब के साथ एक इंडक्टर लगा दिया, राइट? ओके, तो अब वही काम हम करें। अब हम वही काम करें, हमने यहां स्विच को ऑन किया। यहां स्विच को जैसे ही ऑन किया तो इसमें धीरे 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 करके करंट सेटअप हुआ। इस कॉइल में भी करंट है, राइट? और ये बल्ब भी जल रहा है। अब जब आप फिर यहां पे स्विच ऑफ करोगे तो बेसिकली ये तो कॉइल है, तो कॉइल में भी तो करंट था ना, ये कॉइल में भी तो करंट था ना, राइट? और कॉइल में अगर करंट है तो कॉइल को आप सिंपल इस तरह का कॉइल आप ये समझ, सोलेनॉइड समझ लो, सोलेनॉइड। तो अब जब सोलेनॉइड से एक करंट आई पास करता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, म्यू नॉट एन आई, राइट? आई के प्रोपोर्शनल म्यू नॉट एन आई आ जाता है। ओके, अब अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो करस्पॉन्डिंगली इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भी है। जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में चार्ज आ जाने से एनर्जी आ गई, इस कॉइल में करंट आ जाने से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। तो जैसे ही आप यहां से ऑफ करोगे तो ये अपनी एनर्जी इसको सप्लाई करने लगेगा और वो करंट को मेंटेन रखेगा जब तक कि इसकी पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, उसी कैपेसिटर की तरह। जैसे वहां था क्या कि जब तक कैपेसिटर का पूरा चार्ज खत्म नहीं हो जाता, यानी ये बल्ब अचानक से ऑफ नहीं होगा, ये भी धीरे 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 करके वहां की तरह ऑफ होगा। यानी मैकेनिज्म वही है, वहां इलेक्ट्रिकल फॉर्म वाली एनर्जी बल्ब को सप्लाई किया, यहां इसके अंदर जो मैग्नेटिक फॉर्म वाली एनर्जी है वो बल्ब को सप्लाई कर रहा है, और वहां अचानक से वोल्टेज को गिरने नहीं दिया, इसने अचानक से इस करंट को जीरो नहीं होने दिया। और हां, एक बात और, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बैटरी जब हमने डिस्कनेक्ट किया तब इसने इसके ग्लो को धीरे धीरे कम होने दिया। जब हमने इस बैटरी को शुरू में ऑन भी किया था तो बल्ब अचानक से ऑन नहीं होगा, बल्ब अचानक से ग्लो नहीं करने लगेगा, धीरे धीरे करके ये करंट को बढ़ने देगा और धीरे धीरे करके उसका ग्लो फुल होगा। यानी ना तो ये बल्ब को अचानक से ऑन होने देगा, बल्कि धीरे 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 करके उसका ग्लो बढ़ेगा, और ना ही बल्ब को अचानक से ऑफ होने देगा। बात समझ में आ रही है? तो बल्ब को अचानक से ऑफ क्यों नहीं होने देगा, यह बात तो आपको समझ में आ गई कि यहां पर अपनी एनर्जी वो उसको सप्लाई कर देगा, राइट? लेकिन बल्ब को अचानक से ऑन क्यों नहीं होने देगा? जब हमने यहां स्विच ऑन किया तो इसको अचानक से वो ऑन क्यों नहीं होने देगा, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज क्यों नहीं जाने देगा? जब अगर ये पूरा का पूरा बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाए तो बल्ब पूरी ब्राइटनेस के साथ एकदम से ऑन हो जाएगा, जो नॉर्मली होता है। लेकिन इसके लगा देने से बल्ब ऑन तो होगा पर एकदम से ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा, कुछ समझिए, उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, यूं ऐसे, राइट? ये बात क्लियर हो रहा है? तो ये इसको ऑन भी ऑल ऑफ अ सडन पूरी तरह से नहीं होने दे रहा है और इसको ऑफ भी पूरी तरह से ऑल ऑफ अ सडन नहीं होने दे रहा है। तो जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो बेसिकली हमने क्या कहा कि इंडक्टर क्या है, तो एक कॉइल है, ये रहा जी, ये रहा इंडक्टर। ओके, अब जब आपने स्विच ऑन किया तो इससे करंट पास हुआ और वो करंट बढ़ने लगा तेजी से। करंट चाहेगा कि तुरंत एकदम से मैक्सिमम हो जाए,
अभी 0 था और तुरंत एकदम से मैक्सिमम हो जाए, यानी एक पल को यहां पर आई तेजी से इंक्रीज करने लगा, आई इंक्रीजिंग, राइट। अब यहां पर देखिए इस कॉइल के इस लूप्स में करंट के करस्पॉन्डिंग ये करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कितने के बराबर, म्यू नॉट एन आई। अगर मैं सोलेनॉइड वाला एग्जांपल लूं तो, अगर मैं सोलेनॉइड वाला एग्जांपल लूं तो म्यू नॉट एन आई आ गया। तो इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग हर कॉइल के एरिया से फ्लक्स होगा, फाई इजकल टू कितना, बी, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने भी एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया तो बी ए एन, एक तरह से ये फ्लक्स होगा, राइट। आप क्या कह रहे हो कि ये करंट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया फटाक से बढ़ना चाह रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत आना चाह रहा है, तो इस आई के बढ़ने के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बढ़ने लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से बढ़ने लगेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, क्या आ गया पिक्चर में, फैराडे लॉ। वो कहेगा भैया थमो थमो थमो, क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, यानी ये क्या करेगा, एक वोल्टेज इंड्यूस कर देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस वोल्टेज को अपोज करेगा, और जिसके कारण करंट को वो बढ़ने जल्दी नहीं देगा। यही कहानी होता है ना, ओके। तो ये बात मोटा मोटी पिक्चर में समझ में आया कि ये जो सारी कहानी है फैराडे के फ्लक्स चेंज की कहानी है। करंट बढ़ा या करंट घटा, आपने स्विच ऑन किया या स्विच ऑफ किया, करंट बढ़ रहा है करस्पॉन्डिंगली, करंट घट रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है करस्पॉन्डिंगली, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ कंडक्टिंग लूप से, आ गया ईएमएफ उल्टे डायरेक्शन में उस करंट के चेंज को रोकने के लिए, और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या कहा जाता है, बैक ईएमएफ, क्योंकि वो उसको उल्टा अपोज करता है, कहता है बैक, पीछे भागो भाई, चेंज नहीं होने देंगे, पीछे भागो, राइट। यहां तक कहानी क्लियर हुआ। तो अब हम इंडक्टर का डेफिनेशन क्या देंगे, चलिए जरा उसे दे। ओके, हम कहेंगे कि इंडक्टर क्या है भाई, तो इंडक्टर इज अ कॉइल विच अपोजेज किस चीज को अपोज कर रहा है, चेंज इन करंट थ्रू इट को। और कैसे अपोज कर रहा है, बाय इंड्यूसिंग बैक ईएमएफ। क्लियर, इंडक्टर इज अ कॉइल विच अपोजेज चेंज इन करंट थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग बैक ईएमएफ। क्लियर। तो बेसिकली इसकी इस प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया से रिलेट कर सकते हो। आप याद करो मैकेनिक्स में मास के करस्पॉन्डिंग क्या आती थी, एक प्रॉपर्टी मास की क्या थी, इनर्शिया। हम किसे कहते थे इनर्शिया, अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी तरह के चेंज को अपोज करता था। ओके, यानी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, दौड़ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता था। अगर वो रेस्ट में है, मतलब नहीं दौड़ रहा है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता था। ओके, अगर उसके यूनिफॉर्म मोशन को आप बढ़ाना या घटाना चाहें, दैट इज एक्सीलरेट या डीएक्सीलेट करें, तो आपको एक्सटर्नल जोर लगाना पड़ता था, जिसे आप फोर्स कहते थे। यहां भी वही कहानी है। यह कहता है कि चार्ज फ्लो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तुम दौड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट तुम दौड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उठा पटक मत करो। करंट बढ़ने या घटने को, वेलोसिटी बढ़ने या घटने को इनर्शिया अपोज करता था। यह कह रहा है कि करंट से हमें दौड़ने से दिक्कत नहीं है, करंट के बढ़ने, करंट के घटने, करंट के उठा पटक करने से हमें दिक्कत है। तो इसलिए इंडक्टर को हम मैकेनिक्स के मास के इक्विवेलेंट इनर्शिया से कोरिलेट कर सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक का ये इनर्शिया है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसे आप इंडक्टर को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। बात क्लियर, समझ में आई बात। चलिए
अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ठीक है जी, ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर करके ऐसा करता है, तो कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इस चीज को जरा न्यूमेरिकली देखें। ओके, आप कह रहे हो कि इस चीज के लिए जिम्मेवार, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेवार कौन है? फ्लक्स में चेंज का होना। तो पहले देखें कि फ्लक्स कितना है उसके करस्पॉन्डिंग। मान लो आपको तो पता है कि किसी भी कॉइल में हम जितना करंट देंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, उसी के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग उस कॉइल के एरिया से फ्लक्स भी होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो हो करके फ्लक्स है वो इससे जाने वाले करंट के प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर? यानी इसके थ्रू जो फ्लक्स है, इस कॉइल के एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है वो इसमें अभी जो करंट जितना है उसके प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, या इसे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ क्यों? ये सेल्फ क्यों आया? इसलिए ये खुद के कॉइल में फ्लक्स चेंज होने के कारण खुद में ही ईएमएफ प्रोड्यूस करके अपोज कर रहा है, इसलिए इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। राइट? तो L इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया? फाई बाई आई। L इक्वल टू हमारा हो गया फाई बाई आई। किसी इंडक्टर से आई करंट पास करवाएंगे और अगर उसमें फाई फ्लक्स डेवलप हुआ तो फ्लक्स बाई जो करंट उससे पास कर रहा उसके रेशियो को हम उस इंडक्टर का इंडक्टेंस कह देंगे। यहां तक क्लियर? अब आपको पता है फैराडे लॉ से कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो यहीं से E निकाल लेते हैं, वही बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ना। फाई तो हम जान गए कि फाई एल आई होता है, तो यहां से ऐसा करते हैं माइनस डी बाई डी टी और फाई की जगह वो एल आई रख देते हैं। क्लियर? ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था इंडक्टेंस, तो इसको बाहर खींच के निकाला जाए। माइनस एल क्या हो गया? डी आई बाई डी टी। यही आ गया आपको क्या? बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर? कितना बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा? तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहां एल उस इंडक्टर का इंडक्टेंस है। चलिए नोट किया जाए यहां तक। मिटाऊं? चलिए मिटा रहा हूं। ये दोनों चीजों को ना हम साइड में लिख लेते हैं। एक क्या जो बात आई मुझे, फाई इजकल टू एल आई, और दूसरा क्या, ई इजकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इन दोनों चीजों को मैं ऊपर में यहां पे लिख ले रहा हूं। अब आपको पता है क्या कि फाई इजकल टू होता है एल आई। एल इजकल टू आप जान गए क्या? फाई बाई आई। तो अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? फाई का क्या? वीबर, और आई का क्या? एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, या इसी को नाम दे दिया गया है हेनरी। इसी को हेनरी, इनके इन्वेंटर जोसेफ हेनरी के नाम पे इसका आ गया हेनरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है एच। राइट? हेनरी का ही पहला लेटर एच। ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं कि यहां पर एक मैंने इंडक्टर ले लिया, कॉइल ले लिया, ओके, जिसका इंडक्टेंस है 5 हेनरी। इसमें करंट किसी इंस्टेंट में मान लिया कि 10 एम्पियर है। किसी इंस्टेंट में वो करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज करेगा तभी ये पिक्चर में आएगा, क्योंकि ये करंट को अपोज नहीं कर रहा है, करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो उस वक्त इसमें जो करंट चेंज हो रहा है, जिसको कि डी आई बाई डी टी कह दें, +1 एम्पियर पर सेकेंड, +1 एम्पियर पर सेकेंड। राइट? तो कहेगा कि इसमें कितना ईएमएफ डेवलप हुआ, इसमें कितना बैक ईएमएफ डेवलप हुआ, और ये भी साथ के साथ मुझसे पूछ रहा है कि इसमें जो बैक ईएमएफ डेवलप होगा तो ए ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होगा या बी ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होगा। तो दो पार्ट पूछा गया। पहला पार्ट क्या कि भाई ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ वो बताइए। दूसरा पार्ट कह रहा है
कि बताइए VA ग्रेटर देन VB है या VB ग्रेटर देन VA है। किया जाए तो पहले तो मैग्नीट्यूड सिंपल निकाल लेते हैं, फिर हम साइन देखेंगे कि A हायर पोटेंशियल पे होगा या B हायर पोटेंशियल पे होगा। तो आप जानते हो कि जो बैक EMF इंड्यूस होता है वो -LdI/dt होता है, और अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधा सीधी LdI/dt ले लेते हैं। -LdI/dt का मैग्नीट्यूड यानी LdI/dt हो जाएगा सीधा सीधा। माइनस तो डायरेक्शन बताने के लिए था, उसको हम आगे देखेंगे। ओके, पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं। कितना है इसका L? 5 है। किस रेट से करंट चेंज हो रहा है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया कितना EMF इंड्यूस्ड? 5 वोल्ट। यानी पहले पार्ट का तो जवाब मिल गया कि इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि पोलैरिटी, जब वोल्टेज डेवलप हुआ तो एक बैटरी की तरह बन गया ना, तो उसकी पोलैरिटी बताइए कि भाई A B से ज्यादा है या B A से ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखो पोलैरिटी के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पोलैरिटी के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। पहला विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन मेथड मतलब हम खुद से विजुअलाइज करके ये निकालेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, वही उसी लेंस लॉ को लगा करके। ठीक है, खुद से। और दूसरा हम करेंगे बाय अप्लाइंग प्रॉपर फॉर्मूला विथ साइन। इसमें हम खुद से अपने कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें ये हम प्रॉपर साइन के साथ लगाएंगे और ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। पहला मेथड तो हो गया बाय विजुअलाइजेशन और दूसरा मेथड बाय अप्लाइंग प्रॉपर फॉर्मूला विथ साइन। प्रॉपर फॉर्मूला विथ साइन, दैट इज हम पूरा E इक्वल टू -L माइनस के साथ लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले हम विजुअलाइजेशन मेथड देख लेते हैं, फिर हम इस तरीके से निकाल के भी देख लेंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में जब मुझे फाइंड करना है कि A B से ज्यादा है या B A से ज्यादा है, तो जरा सा ये देखिए कि हो क्या रहा है। आप कह रहे हो कि करंट बढ़ रहा है, ये वाला करंट बढ़ रहा है और इस इंडक्टर ने चेंज को अपोज करना है। करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाना चाहेगा, यानी इस करंट को अपोज करना चाहेगा, यानी ऐसा बैटरी बना देगा जिसकी पोलैरिटी 5 वोल्ट जो बनाया इसने बैक ईएमएफ दिया, तो बैक ईएमएफ को मैं एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि 5 वोल्ट किसने एक बैटरी बना दी, और ये इसको अपोज करेगा क्योंकि यही बढ़ा रहा है, इसी की वजह से ये हुआ है, राइट। तो इसको, इस करंट को अपोज करने के लिए यहां जो बैटरी बनाया उसका बड़ा डंडा इधर आ गया ताकि अब इंड्यूस्ड करंट इधर की तरफ जाए। ये करंट इस करंट को अपोज करेगा। अगर मैं जो ऐसे बनाता तब तो इसके कारण इंड्यूस्ड करंट ऐसे जाता और वो इसको सपोर्ट कर देता, पर यहां तो अपोज करना है, मतलब ये वाली पोलैरिटी चलेगी अपोज करने के लिए। तो हम क्या किए, इसको रिप्लेस कर देते। इसको रिप्लेस करके हमने सिंपल एक ये बैटरी बना दिया, कितना, 5 वोल्ट का। इधर ए पॉइंट आ गया, इधर बी पॉइंट आ गया। तो हम सिंपल विजुअलाइज करके हमने देख लिया कि ए बी से ज्यादा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर? सिंपल विजुअलाइजेशन से हमने देखा इस चीज को। और क्वेश्चन लेते हैं, फर्दर क्लैरिटी होगी। नोट कर लिया? चलिए मिटाया जाए। चलिए इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। ये रहा मेरा रेजिस्टेंस और ये रहा इंडक्टर। ओके, ये रेजिस्टेंस मान लो कि 2 ओम का है और ये इंडक्टर तो मेरा 5 हेनरी का था ही था। करंट किसी इंस्टेंट पे हमने क्या लिया था वही रखें 10 एम्पियर, लेकिन एक चेंज और करें, इस बार करंट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। यानी
डी बाई डी टी इस बार +1 नहीं होकर के -1 एम्पियर पर सेकेंड है, -1 एम्पियर पर सेकेंड। ये करंट घट रहा है। ओके, जब करंट घट रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करना है, इसने चेंज को अपोज करना है। यानी इस बार ये बैटरी इस तरह से बनाएगा कि ये इस घटते हुए करंट का दामन थाम के उसको बढ़ाएगा। क्लियर? यानी इसके डायरेक्शन में ही ये पोलैरिटी दे देगा, ऐसे कि भाई आजा आजा, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। घट रहा था तो सपोर्ट कर देगा, बढ़ रहा था तो अपोज कर देगा, क्योंकि इसे चेंज को अपोज करना है। क्लियर? तो चलिए, इस केस में इस 10 के करस्पॉन्डिंगली हमने वोल्टेज यहां कितना निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में, 5 वोल्ट। एल डी आई बाई डी टी 5 इंटू ये से 5 वोल्ट आ गया, राइट। और पोलैरिटी ये हो गई, ये और इसको अब हटा करके, क्योंकि इसने क्या किया, एक बैटरी बना दिया। तो ये बैटरी हमने देख लिया और इसकी पोलैरिटी भी देख ली। तो अब मैं इसको रिप्लेस करके ये लगा दे रहा हूं सर्किट में। ये हो गया अब मेरा सर्किट ए बी। और फिर क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बताओ VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, कितना है। तो देख लेते हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, बी तक पहुंच जाते हैं। वही किरचॉफ लूप लॉ लगा देते हैं जो हमने करंट में सीखा है। ए से हम स्टार्ट करेंगे और हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हुए बी तक पहुंच जाएंगे। जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप होगा माइनस करते जाएंगे, जहां जहां वोल्टेज राइज होगा प्लस करते जाएंगे, और हम बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी हमने ए से स्टार्ट किया, VA यहां का वोल्टेज मान लिया, और ये देखो, ये करंट के अलोंग जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है या राइज होता है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ। यानी इधर हाई रहा होगा और इधर लो रहा होगा, यानी आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और पोटेंशियल ड्रॉप जब होगा तो माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसे -IR। और यहां पे क्या हो रहा है, ये माइनस और ये प्लस, इस बैटरी को हमने यहां रिप्लेस कर दिया। आप जा रहे हो माइनस से प्लस की तरफ, फॉल हुआ, ड्रॉप हुआ या राइज हुआ, तो भाई राइज हुआ। माइनस से प्लस गए, राइज हुआ, तो राइज मिला, हम इसे पॉजिटिव लिख दें। कितना, 5 वोल्ट हम निकाल चुके हैं। कहां पहुंच गए, बी पे। ए से स्टार्ट किया, जहां जहां ड्रॉप हुआ माइनस, करंट के अलोंग रेजिस्टेंस में जाएंगे तो करंट हाई से लो की तरफ जाता है, ड्रॉप हो गया माइनस। इस बैटरी की पोलैरिटी के आधार पे हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी राइज हुआ, राइज को हमने लिख दिया प्लस, पहुंच गए बी पे। क्या निकालना था, VA माइनस VB। चलिए, VA माइनस VB, इसको इधर ले आ रहा हूं, तो IR इधर चला गया, -5 हो गया। IR कितना है भाई, 10 एम्पियर इस क्षण पे करंट है। करंट चेंज कर रहा है पर इस क्षण पे 10 है, तो उस 10 के हिसाब से निकाल ले रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 2 ओम और -5 यानी कि 15 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, VA माइनस VB मेरा आ रहा है, यानी ए बी से ज्यादा है, कितना से, 15 वोल्ट से। कैसे हमने निकाला, खुद से विजुअलाइज करके निकाला इस डायरेक्शन को। अब इसी क्वेश्चन को खुद से विजुअलाइज करके ना दूसरे तरीके से निकाले, कि मतलब भाई हम खुद से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये पोलैरिटी प्लस होगा कि माइनस होगा इसका, तो हम बेसिक तरीका लगा दें। हम क्या कहेंगे कि भाई प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इसे लिखो। मुझे नहीं पता है कि वो बैटरी प्लस बनाएगा किधर किधर माइनस बनाएगा, बस प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिख दो, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं उसको। हाँ, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है उस मेथड में, कि आप करंट के डायरेक्शन के अलोंग जाओ। जैसे अगर आपको करंट का डायरेक्शन यहां ये ए है और ये बी हमने मान लिया था, तो आप ना इस इक्वेशन को लिखते हुए ए से बी की तरफ लिखो, करंट के डायरेक्शन के अलोंग चलो, तब गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। यानी आपने क्या ध्यान रखना है, राइट द इक्वेशन
राइट द KVL इक्वेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, टेकिंग प्रॉपर साइन ऑफ बैक EMF इंड्यूस्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन अभी क्लैरिटी हो जाएगी इस बात को। क्या मैंने कहा, सावधानी थोड़ा ये रखिए कि आप करंट के डायरेक्शन में जाइए। मतलब यहां जैसे करंट A से B की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप जो इक्वेशन लिखिए A से B की तरफ लिखिए, ना कि B से A की तरफ। ओके, चलो इस बार मुझे नहीं पता है पोलरिटी का, मैंने इसे मिटा दिया। ओके, यानी VA A से B की तरफ बढ़ा जाए। VA यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या कर दिया हमने, -IR। यहां मुझे पता नहीं है भाई कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ निगेटिव है, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। मैं सीधा सीधी -LdI/dt लिखूंगा, पूरे साइन के साथ प्रॉपर मैं सीधा सीधी -LdI/dt लिखूंगा। तो यहां लिख दीजिए सीधा सीधी, मुझे पोलरिटी का पता नहीं, मैं प्रॉपर -LdI/dt लिखा। यहां पर चेंज पहुंच गया बी पॉइंट पे। ओके, आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB। इसको लाया जाए इधर, इन दोनों को किया जाए उधर। दैट इज VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, IR प्लस LdI/dt। ओके, I कितना इस इंस्टेंट पे 10 गुना 2 कर दिया, प्लस L कितना है 5, और DI/dt क्या है -1। तो यहां आप -1 लिखोगे, यह सावधानी रखनी है। DI/dt भी प्लस में है कि माइनस में है, उसी का तो सारा खेल है, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहां प्रॉपर, यहां जैसे इस केस में -1 था, तो आप प्रॉपर -1 लिखोगे। ठीक है, तो अब हो गया 20 माइनस प्लस माइनस -5 और आ गया 15 वोल्ट। VA माइनस VB इक्वल टू 15 वोल्ट, यानी कि VA VB से ज्यादा है 15 वोल्ट से। वही आंसर आ गया, ये देखो वही आंसर आ गया। यहां हमने कुछ भी विजुअलाइज नहीं किया, यहां बस प्रॉपर तरीके से हमने साइन के साथ लिख दिया। क्लियर, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इसकी क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं, ये पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया, मिटाऊं। चलिए इसमें ना इस बार थोड़ा और चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो B पर पहुंचने से पहले एक और मैंने यहां पर बैटरी भी लगा दी। आपको VA माइनस VB निकालना, यहां पर एक बैटरी भी लगा दी एडिशनल, और अब यहां पर है पॉइंट B। और ये बैटरी भी मान लिया कि 5 वोल्ट का है, ये बैटरी भी 5 वोल्ट का है। और एक चेंज और करें कि इस बार करंट A से B नहीं जा रहा है, B से A जा रहा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि आपको करंट के डायरेक्शन के अलोंग लगाना है वो इक्वेशन, तो इस बार हम B से A लगाएंगे, यह सावधानी रखेंगे। तो B से A करंट है, वही 10 एम्पियर का करंट है, और DI/dt करंट चेंज हो रहा है कितने, +1 एम्पियर पर सेकेंड से मान लिया। क्लियर। चलिए यहां देखिए, आप B से A की तरफ आओगे। इस बार इधर से इधर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो चलो B से चलना स्टार्ट करो। VB, B पर का पोटेंशियल VB मान लिया। यहां क्या हो रहा है देखो, प्लस से माइनस आ रहे हो ना, राइज हुआ या फॉल। प्लस से माइनस आ रहे हो ना बैटरी के, तो क्या हुआ, फॉल। और फॉल को क्या कर रहे हैं हम, निगेटिव कर दे रहे हैं। फॉल मतलब डाउन हुआ, तो डाउन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो चलिए यहां माइनस कितना का, 5। उसके बाद यहां, अब यहां आपको कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता पोलरिटी, तो हम सीधा सीधी क्या लिखेंगे, -LdI/dt। यही करना है ना, हमें नहीं पता तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे, हम पूरा का पूरा साइन के साथ लिख देंगे -LdI/dt। और फिर करंट के ही डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ जाता है। तो फिर से यहां ड्रॉप कितना, -IR। पहुंच गए A पॉइंट पे, लिख दूं VA। क्लियर हुआ। तो अब चलिए A को इधर ले आते हैं, VB माइनस VA।
हालांकि निकालना है मुझे वी ए माइनस वी बी, तो फिर पलट देंगे। तो हो गया इधर से 5 प्लस हो गया एल डी आई बाई डी टी, भी प्लस हो गया और आई आर भी प्लस हो गया। कितना आएगा ये वैल्यू देखें, एल की वैल्यू 5 है और डी आई बाई डी टी थोड़ा ध्यान से प्लस है कि माइनस, तो हमारे इस केस में प्लस है तो +1 ले लिया। और प्लस आई आर, करेंट इस वक्त कितना है 10, आर कितना है 2, तो +10 × 2 ये हो गया। तो 5 + 5 + 20 10 और 20 30 वोल्ट डेवलप हो गया। पर क्या ये आया VB माइनस VA। आपसे क्या पूछ रहा है, VA माइनस VB, पलट दे। चलिए, यानी VA माइनस VB मेरा हो गया -30 वोल्ट। ये आ गया आपका। क्लियर? दोनों तरीकों से विजुअलाइजेशन मेथड से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर उससे ना करना चाहें तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन करते हुए हम निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर हो गया ये बात? चलिए नोट किया जाए। हो गया? मिटाऊं? चलिए, अब ये बात को जब समझ लिया हमने थोड़ा, तो अब इंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं जरा। हमारे सिलेबस में है इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैलकुलेट करना, तो हम जरा निकाल के यहां देखें कि इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होगा। ठीक है, जैसे वहां कैपेसिटर का कैसे था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालते थे, स्फेरिकल का, सिलिंड्रिकल का, तो यहां हमें सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए, इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो यूजुअली हम लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड आइडियल हो जाता है, उसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म हो जाते हैं उसका। और लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लंबाई है उसके रेडियस की तुलना में, मतलब इस ट्रांसवर्स डायमेंशन की तुलना में ये वाली डायमेंशन काफी लंबी है। ओके, ये रहा मेरा सोलेनॉइड। ओके, मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, इससे करंट I फ्लो कर रहा है किसी समय में, तो इंडक्टेंस याद करो फाई इजकल टू क्या होता था, एल आई। तो एल निकालने के लिए 5/I सीधा सीधी कर देना होता है। तो निकाल लें कि जब I करंट है तो इसमें कितना फाई है, और वो फाई को उस I से डिवाइड कर देंगे तो इंडक्टेंस निकल जाएगा। चलो, ये फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं कि अगर I करंट फ्लो करे A के सोलेनॉइड से तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर μ0 हो जाता है। तो इसके एक टर्न से होकर के कितना फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न क्या हो जाएगा भाई, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, प्रत्येक टर्न से होकर के कितना फ्लक्स होगा। मान लिया फाई, तो फाई क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरा, μ0 एरिया सर्कुलर मान रहे हैं हम, रेडियस r, तो एरिया कितना हो गया मेरा πr²। राइट, ये तो एक टर्न से हुआ। यहां से यहां तक सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, प्रत्येक से तो फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए पहले यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो देख लेते हैं। आप कह रहे हो लेट, ये मैंने माना कि n जो है यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्मॉल n तो आपको दिया हुआ है कैपिटल N पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ L है। तो कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से देख लें कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू L। क्लियर? तो यहां से अब मैं कहूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, तो टोटल फ्लक्स हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ईच टर्न से जितना फ्लक्स है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरा n इंटू एल है, यानी n इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू ईच टर्न μ0 πr²। बात क्लियर? एक टर्न से इतना फ्लक्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई प्रत्येक टर्न में जो फ्लक्स है, n इंटू फाई कर दिया। n हमने निकाल लिया स्मॉल n इंटू एल, तो उसे से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो अब ये क्या हो गया, म्यू नॉट एन एन मिलके एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल और लास्ट में आई लिख दूं, ये आ गया फाई बाई आई इज इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो कर दो भाई फाई बाई आई, यही हो गया इंडक्टेंस। कितना आ गया, इस आई को पकड़ के इधर ले आए, बचा कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये आ गया आपको इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। यहां पर आप देखो इसके इंडक्टेंस में जो टर्न्स आ रहे हैं जरा इनको देखो। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आर क्या है, रेडियस, एल क्या है, लेंथ। यानी इसमें जो भी टर्म आ रहे हैं सिर्फ इसकी ज्योमेट्री वाली, इसके लेंथ, इसके रेडियस, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, वो वाले टर्म आ रहे हैं। यानी हम कहेंगे इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर, कि इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, उसका लेंथ, उसका एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहने का मतलब लेंथ, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब बातों पे डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर। और ये कोई बात नया नहीं है, कैपेसिटर में भी तो आप देखते थे तो उसकी ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करता था। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln R2 बाई R1। कुछ इसी तरह के फॉर्मूला आते थे ना कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सब में उसकी ज्योमेट्री, लेंथ, रेडियस, एरिया, इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता था। तो चाहे कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हो या इंडक्टेंस का इंडक्टर हो, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। बात क्लियर? चलिए, हां इसमें एक चीज और है ध्यान देने वाली, इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटाऊं? चलो इसको मैं यहां मिटा रहा हूं। इसमें ना एक चीज और है ध्यान देने वाला बात, कि कई बार आपके बुक में ना थोड़े दूसरे फॉर्म में भी ये दिया हुआ होता है। जैसे आप L इक्वल टू म्यू नॉट क्या निकाला आपने, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो जैसे यहां पर ये सर्कुलर था, हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। बुक में हो सकता है दिया हो म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू एल, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ना दे करके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में दे सकता है। जैसे आप इस n की जगह मैं यहां कैपिटल N बाई एल लिख दूं तो हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N बाई एल का स्क्वायर इंटू एरिया एल, यानी म्यू नॉट कैपिटल N का स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू एल। एक एल से एक एल भेजो अपने घर, क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाई एल। इस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? बात क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। मिटाऊं? चलिए मिटाया जाए। अब हम देखेंगे कि भाई ठीक है, इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई, किसी भी तरह का फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आए या मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी तरह के फील्ड को अगर आपने कन्फाइन किया हुआ है तो वहां पर उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन किया तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां इस कॉइल में आपने मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन किया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। तो देखें हम कि कितनी एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, तो अब हम देखेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। आप जब करंट कॉइल से सप्लाई करना चाह रहे हो तो वो कॉइल उस करंट को अपोज करना चाह रहा है। मान लो करंट अगर बढ़ रहा है, आपने स्विच ऑन किया, कॉइल से होकर के करंट बढ़ने लगा। कॉइल क्या करना चाह रहा है, उस इंक्रीज को अपोज करना चाह रहा है, और उस अपोज के बावजूद
आप उससे फोर्सफुली करंट आप सप्लाई कर रहे हो, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उसमें जाके एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब आप देखो उसमें ई कितना डेवलप हुआ, -LdI/dt। अगर हम ई के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसमें आ गया LdI/dt। इस ई के अगेंस्ट आप उसमें करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो तो आपको पावर लगाना पड़ेगा। कितना पावर? उसके ई के अगेंस्ट आई करंट भेजना चाह रहे हो तो ई इंटू आई आपको पावर लगाना पड़ेगा। ओके, पावर किसे कहते हैं? आपके वर्क करने के रेट को। ओके, यानी पावर कहते हैं dW/dt को, E इंटू आई। ई कितना डेवलप हो रहा है वहां? LdI/dt। तो लिख दे LdI/dt इंटू आई। सब जगह अगर हम स्मॉल लिख रहे हैं तो सब जगह स्मॉल ही कर लेते हैं। ओके, LdI/dt इंटू आई। क्लियर? अब dW/dt इक्वल टू LIDI/dt। यहां से हम कर देंगे dW इक्वल टू LIDI। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, वही वर्क उसमें जाकर के एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया मैग्नेटिक फॉर्म में। तो चलिए इंटीग्रेटिंग, इसे इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ LIDI। शुरू में कोई करंट नहीं था, फाइनली आपने सिस्टम में आई करंट फ्लो करवा दिया तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? LIDI का इंटीग्रेशन I²/2 इंटीग्रेशन x dx x²/2 क्या हो गया? I²/2। क्या फॉर्मूला बन के आ गया? कितना वर्क आपने किया? हाफ LI²। आपका सारा वर्क कहां चला गया? एनर्जी में स्टोर हो गया उस इंडक्टर में, हाफ LI²। लिख लिया जाए यहां पे एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI²। यानी किसी इंडक्टर से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ LI²। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, मिटाऊं? चलिए अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये फॉर्मूले का यूज क्लियर हो जाएगा हमें। हमने कहा कि ये भाई एक कॉइल ले लिया, हम चाहते हैं कि इसमें एनर्जी हम स्टोर करें 1 किलोवाट आवर। तो भाई 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी होती है पहले जरा सा ये देख लिया जाए। ओके, आपको पता है हमारे घर में जो मीटर, एनर्जी मीटर की रीडिंग होती है वो इसी यूनिट में होती है। एनर्जी का ये यूनिट है, और जब आप कहते हो कि रीडिंग लेने आया और उसने कहा कि इस महीने में आपका 400 यूनिट बिजली कंजम्पशन हुआ, तो वह किलोवाट आवर को ही वो वाला यूनिट कहते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि 1 किलोवाट दैट इज 1000 वाट का कोई एप्लियंस 1 घंटा तक लगातार चलता रहे तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम कहेंगे 1 यूनिट। फिर से 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। मान लो एक हीटर है, 1000 वाट का हीटर है, उसको 1 घंटा तक लगातार चलने दीजिए, तब वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी ले लिया, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटा तक चलते रह गया, तब वो हो गया 1 यूनिट। ओके, आप चाहते हो कि इस इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर हो, और इस वक्त इसमें जो आपने करंट दिया है वो है 100 एम्पियर का ये करंट, इस वक्त इससे 100 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो इसकी L वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर शुड बी व्हाट? ओके, करें तो पहले देख लेते हैं कि ये एनर्जी कितने के बराबर है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, कितने देर तक? 1 घंटे तक। हमें लाना है SI यूनिट में,
हम चाहते इसे जूल में कन्वर्ट करना, तो घंटा को हमें लाना होगा सेकंड में। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 6 6 जा 36 और 2 जीरोज और 3 जीरोज मिलकर के, सॉरी यहां 1000 होगा, 10 टू द पावर 5, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी हम इसमें चाह रहे हैं कि स्टोर हो, राइट। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। हमें निकालना एल है तो ट्वाइस ऑफ एनर्जी बाई आई का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 7.2 इंटू 10 का पावर 6, और ये 4 जाके ऊपर निगेटिव, तो 6 माइनस 4 2 बच गया, 10 का स्क्वायर। क्लियर? यानी कि 720, और क्या यूनिट होता है? हेनरी। हेनरी 720 हेनरी इसकी वैल्यू होनी चाहिए अगर हम चाह रहे हैं कि 1 यूनिट एनर्जी ये स्टोर करे। क्लियर? चलिए मिटाऊं। क्लियर? अब हमने ये बात तो देख लिया कि भाई इसमें एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर का, इस इंडक्टर में एनर्जी है। अब हम चाहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी निकालें, मतलब पूरे में नहीं, अब बताओ कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो अब हम निकालेंगे क्या? एनर्जी डेंसिटी, राइट। तो कैलकुलेट अब हम क्या करेंगे? एनर्जी डेंसिटी, चलो एक सोलेनॉइड ही मान लेते हैं, सिंपल एक सोलेनॉइड हमने मान लिया, ठीक है, कॉइल है, इंडक्टर है। क्लियर? अब आपने कहा कि इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है कितनी? हाफ एल आई स्क्वायर, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, तब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, हम चाहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बन के आएगा वो निकालें। तो जरा देखिए, तो एनर्जी कितनी है हमारे पास? इतनी। किस वॉल्यूम में? यहां से यहां तक का वॉल्यूम। क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम? ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक का इंटू लेंथ, सिलिंड्रिकल है ना बेसिकली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, अंदर का पूरा वॉल्यूम निकल गया, और उसी वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी वॉल्यूम में एनर्जी है, तो हम लिख दिया इसे एरिया इंटू एल। ओके, अब हमने सोलेनॉइड का एल देखा था, कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। उस वैल्यू को इस एल की जगह रख दूं, क्या हो गया? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू एल और इंटू आई स्क्वायर, और एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम भी हमें देना है ना, तो वॉल्यूम मेरा है ए एल, वो ए एल यहां भी आ गया, इस ए एल से ये ए एल खत्म काम। क्या बचा? बचा भाई हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई ट्वाइस 2 बचा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहे हैं ताकि इस एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ले आए, कि यहां का अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो एनर्जी डेंसिटी इतना होगा, राइट। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके टर्म में, उस बी के टर्म्स में ये फॉर्मूला आए। तो हमने क्या किया? यहां पर म्यू नॉट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो है म्यू नॉट एन आई। तो देखिए, म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया तो ये म्यू नॉट स्क्वायर हो गया, उसके एवज में एक नीचे म्यू नॉट हो गया, मतलब हमने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उस बी के टर्म्स में लाने के लिए। यानी इसे मैं लिख दूं म्यू नॉट एन आई पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। यही है ना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो क्या लिख दूं? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यानी सीधा सीधी एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट। ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला को जरा कंपैरिजन कीजिए आप
जो कैपेसिटर के प्लेट में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वो होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर गलती से भूल गए ये फॉर्मूला तो सीधा सीधी अगर ये वाला याद हो तो आराम से आप यहां पहुंच सकते हो। कैसे? ई स्क्वायर की जगह लिख दो बी स्क्वायर, नीचे तो 2 है ही है, और जहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर वहां म्यू नॉट नीचे, ये कर ध्यान देना है। ये तो पहुंच गए आप इस फॉर्मूले पे। तो बात क्या हो गई कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैपेसिटर के प्लेट के बीच। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हालांकि हमने ये फॉर्मूला निकाला है सोलेनॉइड के लिए, पर ये जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इसलिए हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्रेस किया है। चलिए आप देखिए, अभी क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। यहां तक पहले आप नोट कर लो। मिटाऊं? ये वाला फॉर्मूला मैं साइड में लिख ले रहा हूं कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया, एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरी सिचुएशन में हम ले लें। मान ले कि यहां पर एक लूप है, इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू मैंने मान लिया 10 एम्पियर, ऐसे इस लूप में फ्लो कर रहा है। ओके, और इस लूप का रेडियस मैंने मान लिया 1 मीटर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां इसके सेंटर पे आप एक छोटा सा क्यूब ले लो। इसके सेंटर पे एक छोटा सा क्यूब ले लिया मैंने, ये क्यूब, और इस क्यूब का जो साइड है एल कह लो, वो है 1 मिलीमीटर, छोटा सा क्यूब लिया है। तो इस क्यूब के वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, ये कैलकुलेट करके बताइए। एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ साइड 1 मिलीमीटर सिचुएटेड एट सेंटर, ये आपको कैलकुलेट करना है, सिचुएटेड एट सेंटर। अभी हमने बनाया ना भाई कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बॉडी यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी होगी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो लीजिए, इस कॉइल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, उस सेंटर में ये क्यूबिकल वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, तो चलिए निकाला जाए। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है, आपको पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पे पता है हमें। ओके, तो उस पर यूनिट वॉल्यूम में इसके कारण जो एनर्जी होगी वो होगी बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अभी हमने निकाला है, ये रहा, क्लियर। यानी इसका पूरा का पूरा म्यू नॉट आई बाई 2r, यही फील्ड है ना, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, क्लियर, पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, तो हो गया म्यू नॉट का स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, यानी 2 म्यू नॉट यहां डिनोमिनेटर में आ गया। 2 म्यू नॉट जो कट रहा है काटा जाए, म्यू नॉट कट रहा है तो म्यू नॉट को उड़ा दिया जाए, और तो कुछ उड़ने वाला है नहीं। तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर। ये आ गया कि पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी होगी। जरा कैलकुलेट करके देख लें कितना आएगा। म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, और आई इसमें है 10 एम्पियर, तो 10 का स्क्वायर हो गया, राइट, डिवाइडेड बाई 8। रेडियस कितना है मेरा, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, क्लियर। 4 से उड़ाया जाए 2, क्या आ गया इसकी एनर्जी डेंसिटी, पाई बाई 2 इंटू 10 का पावर -5 लिख लिया जाए। इतना जूल एनर्जी डेंसिटी है ना पर मीटर क्यूब में होगा। पर मुझे तो पूछ रहा इस वॉल्यूम में बताइए,
तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, इस वॉल्यूम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी एनर्जी डेंसिटी तो हम निकाल लिया ना, π/2 इंटू 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, यानी π/2 इंटू 10⁻⁵, साइड कितना है मेरा 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ और इसका भी क्यूब। क्लियर? यानी कितना हो जाएगा, π/2 इंटू 10⁻⁵ एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 10⁻³ का क्यूब 10⁻⁹, राइट। यानी ये हो गया π/2 इंटू 10⁻⁻14, यानी अगर मैं 3.14/2 कर दूं तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻14 जूल। ये आंसर आ गया। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये किसी भी तरह के मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाइड है, एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला, इसलिए हमने इसको एनर्जी डेंसिटी को फील्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। चलिए नोट किया जाए। यहां पर एक और छोटा सा चीज, अगर एक से ज्यादा इंडक्टर सीरीज या पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट इंडक्टर कितना होगा। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, मान लो यहां पर 3 इंडक्टर ले लिया, 1, 2 और 3, सबकी वैल्यू L L L ही है। तो सीधा सीधे में कुछ नहीं करना है, यह सिंपल रेजिस्टेंस की तरह इसका सीरीज पैरेलल ऐड होगा। यानी अगर यहां सीरीज में है तो ए बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ए बी के बीच में निकालना हो तो यहां 3 है तो 3 इंटू एल कर दूंगा। अगर यही पैरेलल में होते तो बस वही रेजिस्टेंस की तरह फिर कर दूंगा, ये ले लिया जी, ये ले लिया जी और ये ले लिया जी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एल वैल्यू एल वैल्यू एल वैल्यू। तो पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस की तरह फिर पैरेलल में कर दो। नेट इंडक्टेंस ए बी के बीच में क्या हो जाएगा, यहां 3 है तो L/3, अगर ज्यादा होते तो L/n, अगर यहां n होते तो n इंटू एल। सारा का सारा इसका जो कैलकुलेशन होगा रेजिस्टेंस की तरह होगा। क्लियर? तो सेल्फ इंडक्टेंस में यही बातें थी। आई होप कि आप लोगों को इसकी बेसिक समझ हुई होगी। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।